बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद NA 133 की नशिस्त खाली हुई है और उसके बाद गो के अभी इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन PTI की जानिब से जो है अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया है और ये तहरीक इंसाफ की जानी पहचानी शख्सियत हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब आजकल मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में मुआविन ख़ुसूसी के जो है ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत बहुत मुबारक कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा फौरी फ़ैसला किया है इस सारे मामले में। आपने पहले से माइंड बनाया हुआ था इस हलके में इलेक्शन लड़ने का, इतना सडन फ़ैसला कैसे कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला पहले तो दुआ है कि मलिक परवेज़ साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। बड़े शरीफ आदमी थे, हमारे दोस्त भी थे। सो अल्लाह ताला उनकी रूह को आप कह लें कि जन्नत की ठंडी हवाओं में रखे। मेरा जी पहले डिसीजन था कि NA 133 पे जाऊँगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी पहले की, ठीक है। सो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ था, मीटिंग हुई थी, डिसाइड नहीं हुआ था, तो अचानक ही बाद में परवेज़ मलिक साहब की रहलत हो गई। तो ऑलमोस्ट इट वाज मतलब आप कह लें कि सेमीफाइनल तो ऑलरेडी था कि जी अगला जो इलेक्शन आ रहा है तो आई विल कंटेस्ट फ्राम NA 133। इसमें पहले भी आप मलिक ख़ानदान के ही उनके बेटे थे अली परवेज़ मलिक, जनरल इलेक्शन में आपने उनके मुकाबले में कंटेस्ट किया था और उस वक्त काफ़ी उनका मार्जिन ज़्यादा था जीत का। तो अब उनके वालिद का जो ये हलका है इसमें भी जो PTI के कैंडिडेट थे उस वक्त पंजाब के सदर भी थे चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, उनको भी शिकस्त हुई थी। स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन आपने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मैं जी लाहौर में जो लोग अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो मैंने जो हलका था जहाँ पिछली बार मुझे लड़ना 1 to 7 लड़ाया गया, मतलब कोई मेरा कोई ऐसा वहाँ पे कोई पेनिट्रेशन नहीं थी, मेरा हलका नहीं था, वो चेंज हुआ और बड़ा लेट चेंज हुआ। तो वहाँ पे PTI सबसे ज़्यादा लीड से हारी थी, 88,000 वोट से हारी थी। 88,000 वोट से हारी थी और MP का कैंडिडेट तक नहीं था, आपके लिए नेटवर्क नहीं था। तो मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और जब हमने मेहनत की तो हमने 17,000 वोट लिया, 30,000 वोट हमने ऐड किया उसमें, और हम थोड़े मार्जिन से हारे का अराउंड 40, जो 88 को हम कम करके को 40 पे आए। तो ये एक इम्प्रूवमेंट थी। दूसरा ये कि हम तो लग रहा था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। हमारा इलेक्शन तो मुझे बाद में तो ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट से पड़ गया भाई। तो उन दिनों मतलब आप कह लें साकिब निसार साहब बड़े अरूज पे थे, तो सपोर्ट काफ़ी थी। सो इट वाज अ बैड लक। अब ये जो आप कह लें कि यहाँ पे चूँकि हमारा नेटवर्क ठीक है, पार्टी का कैंडिडेट MP के ठीक है, एक कैंडिडेट जीते हुए हैं, दूसरे असद खोखर साहब का भी कुछ हल्का लगता है, वो भी जीते हुए हैं। सो इट्स अ स्ट्रांग होल्ड मतलब पार्टी का। तो पार्टी वर्कर यहाँ पे ठीक है, मिडिल क्लास है, सेटलर लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, आउट ऑफ द कंट्री ज़्यादा हैं। सो हमें मुश्किल नहीं लगता ऐसा हल्के को जीतना। दूसरा ये कि अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट भी नज़र नहीं आ रहा मुस्लिम लीग नून का कि जो बहुत यू कैन से कि जिसने को डिलीवर किया हो, कोई गवर्नेंस में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हो, कोई बड़ी साफ़ सुथरी शख्सियत हो, किस तरह की चीज़ अभी आप कह लें कि उस तरह नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ हमें कैंडिडेचर का भी एडवांटेज होगा और गवर्नमेंट का अपना एक कह लें कि जो परफॉर्मेंस है उसका भी हमें एडवांटेज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सर कहा जा रहा है, काफ़ी सारे जो पार्टी के सीनियर अरकान हैं वो परवेज़ रशीद का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप तैयार हैं इस लेवल का एक उनका भी कैंडिडेट आ जाए? क्योंकि सेनेटर का जब उन्होंने कागजात दिए थे तो आखिरी टाइम पे थोड़ा सा मिसहैप हो गया था उनके साथ, लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं रही। तो आप तैयार हैं उनसे मुकाबले के लिए? परवेज़ रशीद से अगर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़े तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। परवेज़ रशीद ऐसे आदमी हैं जो मेरे मुल्क के अदारों को आप कह लें कि टारगेट करते हैं। तो जो बंदा मेरे मुल्क के अदारों को टारगेट करता है तो मेरे सच्ची बात है कि मेरा अपना उसमें यू कैन से टू सम एक्सटेंट, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड बट इट्स एक्चुअली यही है कि मेरा एंगर शामिल हो जाता है उसमें। सो परवेज़ रशीद जैसा बंदा जो है, जो आप कह लें कि इस मुल्क के मतलब अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, और ये कोई दीन को उस तरह नहीं मानता, हमारे कल्चर को उस तरह नहीं मानता, तो इस तरह के बंदे के साथ कंटेस्ट करना ज़्यादा यू कैन से कि उसमें आपका जो एक यू कैन से मिशन होता है लाइफ का जो मिशन होता है, काज होता है, वो स्पिरिट ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आपने नाम लिया है तो मुझे मतलब अभी से जिसे कहते हैं ना एक सुनसनी
وہ نظر آ رہی ہے. تو پرویز رشید آئی وڈ پرے کہ جی پرویز رشید ہوں, اور پرویز رشید کو ہرا کے میں زیادہ خوش ہوں گا جی انشاءاللہ. ایک جو ابھی پورے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک نیریٹو ہے, اور ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے. بینگ اے گورنمنٹ آفیشیل آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مہنگائی کا کیا لیول چل رہا ہے. تقریباً 9% جو ہے وہ شرح چلی گئی ہے مہنگائی کی. تو یہ والا جو ہے عوام میں جا کے کیسے چیز کو آپ ٹیکل کریں گے کہ حکومت بہتر ڈیلیور کر رہی ہے, آپ ہمیں ووٹ دیں؟ بیسیکلی دیکھیں, آپ نے کوئی کام آئسولیشن میں نہیں کرتے, آپ دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. سو ہمارے ہاں اگر دیکھیں تو دو طرح کی مہنگائی ہے, ایک لوکل ہوتی ہے اور ایک امپورٹڈ ہوتی ہے. امپورٹڈ جو ہے وہ کسی آپ کے پاس میں بڑی تھوڑی ہوتی ہے. مثلا لوکل یہ ہے کہ جو چیزیں آپ خود اگاتے ہیں وہ ہمارے ہاں سستی ہیں. ہم آپ کہہ لیں کہ بجلی اپنے خود پیدا کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کی قیمت دنیا کے حساب سے. ہم یہاں پہ یو کین سے کہ گندم خود پیدا کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. چاول خود پیدا کرتے ہیں, اس کی قیمت ٹھیک ہے. چینی کی قیمت ہم خود پیدا کرتے ہیں, لیکن چند دن مہنگی ہوئی ہے کہ وہ کافی ہم 80 روپے پہ لا رہے ہیں ہم اس کو, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ آئل امپورٹ کرتے ہیں, آئل مہنگا ہوا ہے. ڈی اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ مہنگی ہوئی ہے. تیل پٹرول امپورٹ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اب تیل دیکھیں, سمپل سی بات. تو تیل اگر دیکھیں تو تیل میں روایتی طور پر, تاریخی طور پر جو گورنمنٹس ٹیکس لیتی رہی ہیں وہ 36% سے لے کے 62% تک لیتی رہی ہیں. یہ پہلی حکومت ہے کہ جب سے تیل مہنگا ہونا شروع ہوا ہے, $70 $75 $80 پہ گیا ہے, تو ہماری حکومت جو ٹیکس لے رہی ہے تیل پہ 21% لے رہی ہے. مطلب جی ایس ٹی پلس لیوی ملا کے تو 21% پچھلے یو کین سے 1990 کے بعد, اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں, اگر دیکھا ہو تو دیکھ لیتا, کبھی بھی 21% ٹیکس گورنمنٹ نے نہیں لیا. سو ہم وہاں بھی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ٹیکس پچھلی گورنمنٹ 62% لیتی رہی, 57% لیتی رہی, 45% لیتی رہی, ہم وہ ٹیکس 21% لے رہے ہیں. سو آپ کہہ لیں کہ یہی ٹیکس اگر انڈیا میں بات کریں تو 50% 55% ٹیکس لے رہے ہیں وہ. تو یہ ہم فیور دے سکتے تھے, عوام کو دے رہے ہیں. دوسری بات, جی ایس ٹی اپنا تیل مہنگا ہوا ہے تو تیل پہ بھی ہم ٹیکس اپنا کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے مہینے ہمارا خیال ہے کہ ہم کو 50 روپے پر کے جی گھی کو بھی سستا کر لیں گے. آپ کی چینی جو ہے یہ 30 روپے کے جی سستی ہو جائے گی. آٹا ہم اس پورے خطے میں سب سے سستا دے رہے ہیں. سبزیاں ہم پورے خطے میں سب سے سستی دے رہے ہیں. باقی چیزیں ہم خطے میں, مطلب ہم نے جو اعزاز برقرار رکھا ہے وہ یہ کہ یہ ملک دنیا کا سستا ترین ملک ہے. ایشو جو ہے اس ملک کا وہ مہنگائی نہیں ہے, ایشو اس ملک کا ہے کہ یہاں لوگوں کی انکم تھوڑی ہے. سو بیسیکلی چیزوں کو اس سے سستا آپ کر نہیں سکتے, اس سے سستا آپ نہیں کر سکتے. وٹ یو کین ڈو کہ لوگوں کی انکم بڑھا سکتے ہیں. اب لوگوں کی انکم بڑھانا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ صرف اور صرف اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. یہ چونکہ انکم ہمیشہ جب بھی کسی کی بڑھتی ہے 5-6-7% کے حساب سے بڑھتی ہے. تو اگر پچھلی گورنمنٹوں نے 74 سال میں جو انکم یا 71 ایئر میں انکم اگر دیکھیں تو $1200 یا $1300 انکم ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حساب سے اگر دیکھیں کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے, تو ہمارے تو پچھلے سال 4% گرو کیا ہم نے, ٹھیک ہے, اس سال دوبارہ 5% زیادہ گرو کر رہے ہیں. تو 5% انکم ہم بڑھا رہے ہیں. تاریخی طور پر جتنی انکم بڑھتی تھی اس سے زیادہ بڑھا رہے ہیں. سو آپ کہہ لیں کہ ہماری تو انکم بڑھانے کے حساب سے پرفارمنس ان جیسی ہے یا ان سے تھوڑی بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کر سکتے تھے. مہنگائی جو ہے یہ آئسولیشن میں آپ کی نہیں ہوتی, یہ آپ کی انٹرنیشنل ہوتی ہے. یہ دنیا میں جو انرجی ہے, انرجی جو ہے یہ یو کین سے کہ خوراک سے بڑا آئٹم ہے. غریب ملکوں میں خوراک بڑا آئٹم ہوتا ہے. لکیلی ہم خوراک زیادہ تر خود پیدا کرتے ہیں, اس میں اتنی مہنگائی نہیں ہے. انرجی جو ہے امپورٹ کرتے ہیں. تو انرجی میں گیس ہو, کوئلہ 150% مہنگا ہوا, گیس آلموسٹ کو 300-350% مہنگی ہو گئی. اور یہ جو تیل جو ہے یہ تقریباً 250% مہنگا ہوا. یہ $23 سے گیا ہے $82 پہ. $23 فی بیرل سے $82 پہ گیا ہے پچھلے 16 مہینے میں. اب اس کو کتنا آپ روک سکتے ہیں؟ ہم نے کیا اس میں کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیا. ٹیکس کم کرنے کے باوجود اس کی قیمت آج 127-28 روپے ہے. بٹ یہ جو قیمت ہے یہ 128 روپے کی اگر ہم بات کریں تو سوائے ان ملکوں کے جو ملک تیل خود پیدا کرتے ہیں ان ملکوں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان ملکوں کے علاوہ باقی تمام دنیا سے ہم سستا تیل بیچ رہے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں چڑھانے کے لیے یا باقاعدہ ایک تانا دینے کے انداز میں ایک بات ہوتی ہے. انڈیا میں تیل 240 روپے لیٹر ہے,
ہم 128 रुपये बेच रहे हैं, अब वो 240 रुपये बेच के भी वहाँ पे इशू नहीं है, और हमारे यहाँ 128 पे बेच के भी जो कहते हैं जी महंगाई बड़ी आ गई, महंगाई बड़ी आ गई, मैं समझता हूँ वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये बेसिकली या उनको पता नहीं है या जानबूझ के कर रहे हैं। आइसोलेशन में कभी महंगाई नहीं होती, आइसोलेशन में चीज़ें सस्ती नहीं होती। आप दुनिया के साथ चल रहे होते हैं, और स्पेशली जिन चीज़ों में ट्रेड कर रहे होते हैं आपने इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक ही चलना होता है। उसमें आपने टैक्स थोड़ा करना होता है या ज़्यादा करना होता है, वो थोड़ा करके भी हमने ये कीमत ली है। सर आखिरी सवाल ये, आप बाकायदा अपनी कैंपेन लाहौर से कब से स्टार्ट कर रहे हैं, किस इलाके से शुरू करेंगे? और ज़ाहिर बात है कि आपको ये जो आपका ओहदा है इसको भी गिव अप करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, तो इस हवाले से कब आप रिज़ाइन कर रहे हैं इस पोस्ट से? और दूसरा बताइएगा कि लाहौर में आप किस स्पेसिफिक एरिया से अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे? बेसिकली तो मैंने हल्के से शुरू करनी है। कैंपेन मेरे घर के सामने मेरा हल्का है, मैं नहर को उस तरफ हूँ, पार जो मेरा हल्का शुरू हो जाता है, तो नहर गुजरेंगे तो हल्का शुरू अपना कैंपेन शुरू हो जाएगी, या रात को घर जाएंगे तो कैंपेन। बट बेसिक जो बात है वो ये है कि मुझे जो कानून कहता है मैंने वो करना है जी। कानून मुझे कहता है, जब कहता है कि रिज़ाइन कर दूँ मैं उस वक्त रिज़ाइन कर दूँगा, जब तक कानून नहीं कहता मैं नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। सो बेसिकली ये है कि जो कानून कहता है मैंने कानून के मुताबिक चलना है। हमने कहीं कानून को वायलेट नहीं करना, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, ना इसमें हमने कोई पाह निकालनी है, ना इसमें कोई हमने कोई दो नंबरी करनी है, कोई ब्रीच नहीं करना है, इसको हमने कानून के मुताबिक चलना चाहिए। थैंक यू सो मच चीमा साहब, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि जब आप हल्के में जाएं तो इसी तरह से जैसे अभी आपके हौसले बुलंद हैं वहाँ पे भी आपको पसीराई मिले। थैंक यू सो मच।